नमस्कार बहनों एवं भाइयों, मैं आज आप सबके लिए राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर को स्पष्ट करते हुए हिंदी की राष्ट्रभाषा और राजभाषा की स्थिति में कैसे उसको आगे बढ़ाना है, इस पर चर्चा करना चाहूँगा। बंधुओं, जब भी कोई स्थानीय भाषा बढ़ते बढ़ते अपने व्यवहार के क्षेत्र का विस्तार कर लेती है और उसका प्रयोग अन्य भाषा क्षेत्रों में भी दैनिक कामकाज, दैनिक बोलचाल के साथ साथ शासन के कार्यों के लिए भी होने लगता है, तो वह राष्ट्रभाषा का पद पा जाती है। राष्ट्रभाषा के लिए कमोबेश सार्वदेशिकता का होना आवश्यक है। सिर्फ शासन के कार्यों की भाषा राजभाषा कहलाने की अधिकारिणी होती है, लेकिन जब कोई भाषा इतना बढ़ती है कि दैनिक कामकाज बोलचाल के साथ साथ साहित्यिक रचना की माध्यम बन करके वो दूसरे भी भाषा क्षेत्रों में अपना विस्तार कर लेती है और वहाँ भी उसका दैनंदिन प्रयोग होने लगता है और उसके साथ साथ वो शासन के कार्यों में भी प्रयुक्त की जाने लगती है, व्यवहार में प्रयुक्त की जाने लगती है, व्यवसाय में प्रयुक्त की जाने लगती है, तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। तो इस रूप में भले ही संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में पारित करने के उपरांत भी तथा किंतु परंतु लेकिन के तमाम अवरोधों के साथ हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में सर्व स्वीकृत होने न दिया, क्योंकि राष्ट्रभाषा इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता और जो देश अपनी राष्ट्रभाषा की उपेक्षा करता है वो दुनिया भर में उपेक्षित होता जाता है। आप याद करें कि जब हिब्रू मात्र स्थानीय बोली ही थी और इज़राइल का 1948 में जब प्रवर्तन हो गया, पैलेस्टाइन फिलिस्तीन से हिस्से को निकालकर, उसके बाद वहाँ के शासक द्वारा, वहाँ के चांसलर द्वारा सबके तर्कों को नज़रअंदाज करके जब हिब्रू को राष्ट्रभाषा और राजभाषा बनाए जाने का आदेश पारित किया गया और 6 महीने के अंतर्गत समिति बना करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मानक हिब्रू भाषा शब्दकोश तैयार कर हिब्रू में ही साहित्य, शिक्षा और समस्त कार्य करने का सख्त निर्देश दिया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि हिब्रू आज संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वीकृत 25 भाषाओं में से एक है, जबकि
हिंदी अपने व्यवहार, अपने बोलचाल, अपने विस्तार और अपने बोलने वालों की संख्या के आधार पर, साहित्य की समृद्धि के आधार पर दुनिया के 5वें आबादी के हिस्से की भाषा है, तो भी आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ देश में ही हिंदी सर्व स्वीकार्यता के लिए संघर्ष कर रही है और तरह तरह की अड़चनों से जूझ रही है। ये सब आदरणीय नेहरू जी की अभिसंधि के कारण, उनके द्वारा हिंदी को लेकर रचे गए षड्यंत्र के कारण ही हुआ था। जब हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में संविधान में स्वीकृत किया गया 14 सितंबर सन 1949 को, तो ये समझ करके कि भारत में समस्त संबंध हिंदी के माध्यम से ही हमें करना पड़ेगा, इसलिए 90 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अनुभाग खोला गया। लेकिन नेहरू ने अपने दक्षिण भारतीय नेता मित्रों के साथ मिलकर हिंदी को लेकर जो षड्यंत्र द्वेषवश हिंदी के साथ किया और सर्व स्वीकार्य राजभाषा और राष्ट्रभाषा पूरे देश में न होने तक अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप में हिंदी की सहयोगिनी बनी रहेगी का प्रस्ताव पारित करवा दिया। उसी का परिणाम है कि आज हमारे देश की 15-15, 16-16 समृद्ध भाषाएं सिर्फ राजनीति की शिकार होकर अपने विकास में वहीं की वहीं पड़ी हुई है। हिंदी भी इसका अपवाद नहीं है। ज़रूरत है कि हम हिंदी के राजभाषा स्वरूप को और राष्ट्रभाषा स्वरूप को समझकर इसको सर्व स्वीकार्य बनावें और प्रांतीय भाषाओं के बोलने वालों के भीतर से दुराग्रह और संदेह पूर्णतः निकाल कर ये सिद्ध करें कि हिंदी वैसे ही संस्कृत भाषा की द्विता है जैसे आप सब हो, और आप सबकी भाषा के विकास में ही हिंदी का भी विकास सन्निहित है। और ये बात, ये बोध जैसे ही जन जन में फैलेगी, पूरे देश में हिंदी अपना स्थान ग्रहण करके अपनी प्रांतीय भाषाओं रूपी बहनों के भी अभ्युदय में मददगार होगी और उनकी उन्नति को आगे ले जाने का कार्य करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आप सब इस विचार को सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणी बॉक्स में अंकित करते हुए मेरा जय हिंद स्वीकार करें।